Consideration is what? Something in written. मतलब कि जो प्रॉमिसर है, जो कि प्रॉमिस कर रहा है, किसको? प्रॉमिसी को। सर आवाज नहीं आ रही है। ओके, नाउ so consideration is what? Something in written. Clear? We know that to make an agreement we need offer, acceptance and consideration. Without consideration कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं बन सकता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बार बार पूछा गया है एग्जाम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन है विदाउट एनी केस स्टडी। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। उसको हमें एक्सप्लेन करना है, उसके जो एक्सेप्शंस हैं, किन किन कंडीशन में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस भी करेंगे आगे। तो कंसिडरेशन इज द वन ऑफ द एसेंशियल टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और अगर एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वी नीड अ वैलिड एग्रीमेंट, और वैलिड एग्रीमेंट के लिए हमें कंसिडरेशन की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन हो गया समथिंग इन रिटर्न। तो जो प्रॉमिसर है, जो प्रॉमिस कर रहा है कुछ काम करने या नहीं करने के लिए, टू डू और नॉट टू डू, तो उसके बदले में जो प्रॉमिस ही है, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, वो इन रिटर्न क्या दे रहा है? उस प्रॉमिस के बदले में वो प्रॉमिसर को क्या दे रहा है, वो यहां पर कंसिडरेशन होगा। ठीक है, उसको क्या बोला गया है? कंसिडरेशन बोला गया है। अच्छा, अब लो या साइलेंट है कि कंसिडरेशन क्या होगा, कितना होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर लो कंप्लीटली साइलेंट है कि क्या कंसिडरेशन मनी टर्म्स में ही होना चाहिए, ठीक है, या कोई कंसिडरेशन के लिए कोई मेजरमेंट सिनेरियो है या मेजरमेंट टूल है, क्या क्या कंसिडरेशन कैसे मेजर किया जाएगा, उसके लिए कंप्लीटली लो साइलेंट है। लो बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, टू मेक अ वैलिड एग्रीमेंट एंड टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बट क्या होना चाहिए कंसिडरेशन, कितना होना चाहिए, उसके बारे में हमारा जो लॉ है वो कंप्लीटली साइलेंट है। ठीक है, लॉ सिर्फ बोलता है कंसिडरेशन होना चाहिए, क्या होगा कितना होगा उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते हैं लॉ के अंदर। इवन कोर्ट विल नॉट रेज अ क्वेश्चन अपॉन द कंसिडरेशन। कोर्ट जो है वो भी यहाँ पर कंसिडरेशन के ऊपर जो है क्वेश्चन रेज भी कर सकता है कि ये एडिक्वेट कंसिडरेशन है या नहीं है। मान लीजिए कि आपका मकान है जिसकी वैल्यू जो है वो 60 लाख रुपीज है, उसको आप 2 लाख रुपीज में बेच रहे हो, तो वो आपका डिस्क्रिएशन है। कोर्ट विल नॉट आस्क यू कि व्हाई यू आर सेलिंग योर हाउस एट रुपीज 2 लाख। ठीक है ना, कि कंसिडरेशन इतना कम क्यों है, जब उस मकान की वैल्यू 60 लाख रुपीज है, तो व्हाई आर यू सेलिंग दैट हाउस for rupees 2 lakh? Court will not ask you the question. कुल मिलाकर के the court will not raise any question the adequacy of the consideration. ओके, कोर्ट भी यहाँ पर जो है वो कंसिडरेशन की एडिक्वेसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता है। तो ये अपन को इस बारे में अच्छे से ध्यान रखना है। सो कुल मिलाकर के कंसिडरेशन होना चाहिए, और कंसिडरेशन होता क्या है? समथिंग इन रिटर्न। दैट मीन्स क्विड प्रो क्यो, जो लैटिन मैक्सिम है इसका, वो क्या है? क्विड प्रो क्यो। इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कि अगर आप किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है ना, और तो उसके बदले में सामने वाला पर्सन आपको क्या दे रहा है, वो यहां पर कंसिडरेशन होता है। सो नाउ डिस्कस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। अगर हम देखें यहां पर, तो कंसिडरेशन इज व्हाट? इट इज समथिंग इन रिटर्न दैट इज क्विड प्रो क्यो। ठीक है ना, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन के लिए ये लाइन हमेशा ध्यान रखें अपने दिमाग में। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? इट मींस समथिंग इन रिटर्न। अकॉर्डिंग टू द पॉलोक,
पॉलक ने भी यहाँ पर एक क्या किया है, डेफिनेशन दी है कंसिडरेशन की, एंड ही सेड कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। कंसिडरेशन वो प्राइस है जिसके बदले में आप किसी का प्रॉमिस क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है ना, तो कंसिडरेशन इज द प्राइस। कंसिडरेशन क्या है, एक प्राइस है, ठीक है, जिसके बदले में आप किसी का प्रॉमिस जो है वो क्या करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, बाय करते हैं। क्लियर बेटा? क्या होगा, कितना होगा, उसके लिए हमारा लॉ कंप्लीटली साइलेंट है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2D, the term consideration is defined as under। कंसिडरेशन को कैसे डिफाइन किया गया देखना आप, when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or subsistence or promise is called a consideration for the promise। ठीक है ना? क्या बोल रहा है, ये बहुत सोच समझ के लिखी गई चीज है बेटा, ध्यान देना। इसमें कुछ असेंशियल्स को भी शामिल किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है ना, जो हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 क्लॉज D, द कंसिडरेशन इज डिफाइंड एज अंडर व्हेन एट द डिजायर, किसकी डिजायर पर कंसिडरेशन मूव होगा, प्रॉमिसर की डिजायर पर। ठीक है ना, कंसिडरेशन किसकी डिजायर पर मूव होगा बेटा, प्रॉमिसर की डिजायर पर मूव होगा। कैसे, समझिएगा। There are two parties, यश एंड कुणाल। यश ने ऑफर किया था टू सेल हिज वॉच फॉर ₹20,000, ठीक है, एंड कुणाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, कुणाल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम द प्रॉमिस। वी नो दैट व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। ये प्रॉमिस बन गया। अब यहां पर जो कंसिडरेशन है वो क्या है बेटा, एक तो वॉच है, ठीक है, किसके लिए, कुणाल के लिए, और यश के लिए ये 20,000 रुपीज जो है वो कंसिडरेशन है। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि कुणाल ने यहां पर 20,000 रुपीज दे दिए हैं किसको, यश को, ठीक है। यश ने, कुणाल ने क्या किया है, यश को डिपॉजिट करवा दिए हैं दैट 20,000 रुपीज। लेकिन अभी कुणाल ने यश से वॉच की डिमांड नहीं की है, ठीक है ना, उसने पैसा दे दिया है एक बार, लेकिन कुणाल ने यश से उस वॉच के लिए अभी डिमांड नहीं की है। क्लियर? वॉच लेने के लिए अभी तक कुणाल ने यश को कुछ भी नहीं बोला है। अब कुणाल का एक फ्रेंड है एंड वो है राहुल। राहुल जो है वो यश को बोलता है कि प्लीज डिलीवर द वॉच। अब मुझे बताइए कि क्या यश ऑब्लिगेटेड है उस वॉच को डिलीवर करने के लिए राहुल को? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो किसके कहने पर ऑब्लिगेटेड होगा? कुणाल के। कुणाल के कहने पर, बिल्कुल। तो हम यही चीज समझ रहे हैं यहां पर कि जब कुणाल बोलेगा यश को टू डिलीवर दैट कंसिडरेशन, दैट वॉच, तो ही यहां पर यश ऑब्लिगेटेड है।
टू डिलीवर दैट वॉच, दैट कंसिडरेशन। ठीक है ना, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, किसी थर्ड पार्टी के कहने पर यहां पर जो प्रॉमिसर है उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंसिडरेशन को मूव करने की। आई बात समझ में? क्लियर? पर सर जो थर्ड पार्टी होती है वो जैसे दो दो पर्सन है, जैसे यश और कुणाल, तो जो राहुल है वो इनका कंसिडरेशन तो सेट कर सकता है ना। हाँ वो कर सकता है, हम यहाँ मूव करने की बात करें, डिसाइड करने की नहीं। थर्ड पार्टी कैन डिसाइड द कंसिडरेशन, बट थर्ड पार्टी की डिजायर पर कंसिडरेशन मूव होगा, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। कुणाल को पता ही नहीं है, ठीक है ना, राहुल जाकर के यश से वॉच ले ले कि कुणाल ने बोला है कि वॉच दे दो मेरे को, ठीक है ना, और वो वॉच लेकर के चला जाए कहीं, तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तो कुणाल और यश के बीच में हुआ, तो यश तो स्टिल ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द वॉच टू द कुणाल, ठीक है ना। तो डिजायर किसकी होनी चाहिए? कुणाल की होनी चाहिए। मतलब कुणाल मैसेज करे यश को या फोन कर दे कि मैं राहुल को भेज रहा हूं, ठीक है ना, आप वो वॉच राहुल को दे दीजिएगा, देन द यश इज ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर द वॉच टू द राहुल, ठीक है ना। लेकिन अगर बिना कुणाल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई यश को कुणाल के द्वारा, और राहुल डायरेक्टली पहुंच जाता है वहां पर और वो वॉच लेने की कोशिश करता है, तो यश इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू डिलीवर दैट वॉच टू द राहुल, ठीक है ना, क्योंकि डिजायर किसकी होनी चाहिए? कुणाल की होनी चाहिए, प्रॉमिसर की होनी चाहिए। क्लियर बेटा? यस सर। ये समझना है, ये डेफिनेशन में ही लिखा गया और ये एक एसेंशियल भी है। ओके, सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, किसकी डिजायर पर? प्रॉमिसर की डिजायर पर। जब प्रॉमिसर बोलेगा तभी प्रॉमिसी जो है वो कंसिडरेशन को क्या करेगा? मूव करेगा। द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, इसको भी देख लेते हैं। प्रॉमिसी खुद भी मूव कर सकता है कंसिडरेशन, और किसी थर्ड पार्टी से भी मूव करवा सकता है। मतलब कि यश चाहे तो खुद जाकर के कुणाल को क्या कर दे? वो वॉच डिलीवर करे, या फिर यश अपने किसी फ्रेंड को भेज दे, अपने किसी सर्वेंट को भेज दे, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर को भेज दे कि ये वॉच जो है वो आप कुणाल को डिलीवर कर दीजिएगा, ठीक है ना, तो वो भी यहां पर वैलिड माना गया है। कंसिडरेशन किसकी डिजायर पर मूव होता है? प्रॉमिसर की डिजायर पर होता है। कंसिडरेशन किसके द्वारा मूव किया जा सकता है? ठीक है, प्रॉमिसी खुद भी कर सकता है और किसी और पार्टी से भी कंसिडरेशन को मूव करवा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान रखिए, डिजायर किसकी होगी? किसके कहने पर कंसिडरेशन मूव होगा? प्रॉमिसर के। कौन करेगा? प्रॉमिसी भी कर सकता है और थर्ड पार्टी भी कर सकती है। आई बात समझ में? क्लियर? यस सर। इस चीज को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इन दोनों चीजों के अंदर। नाउ सो यहां क्या लिखा गया है? द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी खुद भी कर सकता है, और जब पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, पर्सनल स्किल्स, ठीक है, एबिलिटी, नॉलेज के जो क्वेश्चन केसेस होते हैं, उनमें तो प्रॉमिसी को ही करना पड़ता है परफॉर्म, ठीक है। वो किसी थर्ड पर्सन से या थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन को मूव नहीं करवा सकता है उस केस में। प्रॉमिसी को खुद को काम करना पड़ता है, वो कंसिडरेशन जो है वो खुद ही मूव करता है उस केस में, ठीक है। या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जाए कि कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी ही मूव करेगा, थर्ड पार्टी के द्वारा मूव नहीं करवाया जा सकता है, तो फिर प्रॉमिसी को ही करना पड़ेगा। क्लियर? आई बात समझ में बेटा? सो प्रॉमिसी खुद कर सकता है कंसिडरेशन को मूव, खुद डिलीवर कर सकता है कंसिडरेशन, या किसी थर्ड पार्टी से भी डिलीवर करवा सकता है कंसिडरेशन को, ठीक है। और क्या है? हैज डन और abstain फ्रॉम डूइंग, दैट मीन्स यहां पर क्लियर कर दिया है उसने कि कंसिडरेशन का मतलब मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है, कोई काम करना या नहीं करना, ठीक है, कोई काम कर लिया था या नहीं किया था,
कोई काम आप फ्यूचर में नहीं करेंगे या करेंगे, ठीक है ना, तो कंसिडरेशन जो है इट इज नॉट नीड टू बी इन मनी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और ये हैज डन पास्ट टेंस, ठीक है ना, और टू डू प्रेजेंट टेंस, और प्रोमिसेस टू डू है फ्यूचर हो गया, एक वर्ड और होगा, और डज, ये हो गया प्रेजेंट टेंस। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये लाइंस जो बार बार रिपीट की गई है, हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग, और डज और abstain फ्रॉम डूइंग, और promises टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये हमें शो करता है कि कंसिडरेशन जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों हो सकता है, ठीक है ना। कंसिडरेशन क्या हो सकता है बेटा? कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है, प्रेजेंट कंसिडरेशन भी वैलिड है, और फ्यूचर कंसिडरेशन भी वैलिड है। मैं मिताली से 5,000 रुपए मांगता था फीस के, समझना, मैं मिताली से 5,000 रुपए मांगता था फीस के, ठीक है ना। तो वो हमारा कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था, उसके अंदर कोई कंसिडरेशन ड्यू था। अब हुआ ये है कि मिताली ने अराउंड कुछ 10-15 दिन पढ़ा, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने बोला कि सर मैं किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो रही हूँ तो अपन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्लासेस। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या होता है कि हमारा जो सेटलमेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे फीस पहले ही एडवांस डिपॉजिट करवा दी थी 5,000 रुपीज, तो उन्होंने बोला ठीक है कि बेटा 2,000 रुपीज आपके एडजस्ट कर लेते हैं जितना आपने पढ़ा है, बाकी का जो 3,000 रुपीज है वो मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगा। मिताली बोलती है कि सर 3,000 रुपीज आप मुझे रिटर्न मत कीजिए, आप एक काम कीजिए, आपके जितने भी नोट्स वगैरह है, ठीक है ना, जो अदर सब्जेक्ट्स वगैरह के भी नोट्स हैं और जो भी आपकी बुक्स वगैरह है, आप प्लीज वो मुझे सेल कर दीजिए। तो एक बात बताइए कि उस बुक्स के लिए जो कंसिडरेशन था वो मिताली मुझे ऑलरेडी पे कर चुकी थी पहले या नहीं कर चुकी थी, बताइए। अरे समझ में आया कि नहीं आया तुमको सिचुएशन? पहले ही पेज कर चुके थे। यस बिल्कुल पहले पे कर चुके थे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मुझे 5,000 रुपीज दिए थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं हो पाया, तो हमने एडजस्टमेंट किया कि जितना पड़ा है उसके लिए 2,000 रुपीज एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी का मुझे 3,000 रुपीज वापस रिटर्न करना था, ठीक है ना मिताली को। बट मिताली ने बोला कि सर 3,000 रुपीज आप रहने दीजिए, आप मुझे क्या कीजिए, आपके नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी अवेलेबल है आपके पास में वो सब प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं वहां जाकर के पढ़ लूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो उसके लिए वो 3,000 रुपीज हमने एडजस्ट किया उन नोट्स, उन टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। तो दैट कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 3,000 इज ऑलरेडी पेड बाय द मिताली टू मी, ठीक है ना, इज ऑलरेडी पेड बाय मिताली टू मी, दैट्स व्हाई दैट कंसिडरेशन इज व्हाट, द पास्ट कंसिडरेशन। उसको क्या कहा जाएगा? पास्ट कंसिडरेशन कहा जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। प्रेजेंट कंसिडरेशन की बात करें तो प्रेजेंट कंसिडरेशन का सिनेरियो क्या होता है? जो अभी है, कैश सेल्स इज एग्जांपल ऑफ द प्रेजेंट कंसिडरेशन। होता है कि नहीं होता है? हम कैश देते हैं और सामान लेकर के आते हैं, व्हाट इज दैट? अ प्रेजेंट कंसिडरेशन। हाथों हाथ उसी वक्त आपने साबुन खरीदा, पैसे दिए, साबुन खरीदा, साबुन आ गया आपके पास में, पैसे दे दिए, दैट्स व्हाट प्रेजेंट कंसिडरेशन। क्लियर? जो अभी है। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ? जो फ्यूचर में दिया जाएगा, जैसे आपके साथ है, यू आर टेकिंग द सर्विसेज ऑफ मी, बट आप फीस जो है वो फ्यूचर में पे करोगे, तो कंसिडरेशन इज व्हाट, द फ्यूचर 1 ईयर,
ठीक है ना। ए पार्ट ऑफ कंसिडरेशन क्या है, फ्यूचर है या नहीं है बताओ। यस सर। ऐसे ही हम यस लोग सर। रिजर्वेशन करवाते हैं रेलवे में, ठीक है ना, तो हम लोग पेमेंट पहले कर देते हैं और ट्रैवल जो है वो एक फ्यूचर डेट पे करते हैं, तो रेलवे कंपनी की तरफ से कंसिडरेशन का जो मूवमेंट है वो फ्यूचर डेट पे हो रहा है, तो वो कंसिडरेशन क्या कहलाएगा, फ्यूचर कंसिडरेशन कहलाएगा। आई बात समझ में। तो कंसिडरेशन में भी सर पास्ट क्रेडिट प्रेजेंट और सेल्स भी फ्यूचर। फ्यूचर हुआ ना? कौन सा बेटा? क्रेडिट सेल्स। बिल्कुल, क्रेडिट सेल इज आल्सो अ फ्यूचर थिंग, वेरी गुड। क्रेडिट सेल इज आल्सो अ फ्यूचर कंसिडरेशन। नाउ अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर ध्यान देना, past consideration is not treated to be a valid consideration in English law। क्या बोला गया है इंग्लैंड के अंदर, कहां पर बेटा, इंग्लैंड के अंदर पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना गया। पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। कहां पे, इंग्लैंड के अंदर। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्या हम इंग्लैंड का लॉ पढ़ रहे हैं? नो सर। तो कहां का लॉ पढ़ रहे हैं? इंडिया का। इंडिया इंडिया का। का। तो हमें क्या करना है, इंग्लैंड में पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड माने या नहीं माने। हमारे कंट्री के अंदर हमारी लॉ में तो बोला गया है कि वैलिड है। तो हमारे लिए तो पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन और फ्यूचर कंसिडरेशन तीनों ही वैलिड है। जबकि इंग्लैंड के अंदर वहां का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है वो बोलता है कि पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, पास्ट कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना गया। कहां नहीं माना गया है? इंग्लैंड के अंदर। इंडिया के अंदर तो भैया ये क्या है, वैलिड है। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगी बात कि नहीं रहेगी? यस सर। अब आप यस सर। देखिए कि मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई और डेफिनेशन के थ्रू मैंने आपको कितनी चीजें समझाई। ये होता है लॉ पढ़ने का तरीका, लॉ की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का तरीका। आप लोग अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए एंड यू विल फाइंड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सारे सब्जेक्ट की जो है वो बदल जाएगी। जहां पहले थोड़ा बहुत आपको लगता था कि आप ये नहीं कर पाओगे या चीज नहीं समझ में आ रही है, वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना समझेंगे, रट्टम विद्या को छोड़ेंगे, चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। और लॉ जो आप पढ़ रहे हैं, जिनका इंटरेस्ट है, वो आगे तभी सक्सीड हो सकते हैं लाइफ में जब वो लॉ को इंटरप्रेट करना समझे। यहाँ पर बहुत जरूरी है लॉ की लैंग्वेज को समझना। ठीक है ना बेटा, उसी के पैसे मिलते हैं। लॉयर को हम लोग इसलिए पैसा नहीं देते हैं, लॉयर को इन्हीं चीजों के लिए पैसा मिलता है कि लॉ के अंदर कहाँ लूज पॉल्स है, उसका फायदा कैसे लिया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता है, ठीक है ना, पेनल्टीज वगैरह से। उसी के लिए पैसा देते हैं हम लोग लॉयर को। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखिए इन सब चीजों का, अच्छे से लॉ को पढ़ना सीखिए। तो डेफिनेशन आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर की डिजायर पर मूव होगा। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर खुद मूव कर सकता है या किसी अदर पार्टी के द्वारा भी मूव करवा सकता है। कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है। क्लियर? कोई काम करना नहीं करना भी कंसिडरेशन के बराबर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि कंसिडरेशन जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में ही हो। आई बात समझ में बेटा? क्लियर? Now, this is the definition of the consideration. Now move towards the essentials of a valid consideration. Consideration कब वैलिड होगा, उसके लिए क्या क्या essentials की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमें यहाँ पर समझना है। So now, first point, it must move at the desire of the promisor. किसकी डिजायर पर मूव होना चाहिए? प्रोमिसर की डिजायर पर मूव होना चाहिए, जो भी हमने डिस्कस किया था। The act or subsistence must be done at the desire of the promisor, क्योंकि जो एक्ट है और जो subsistence है वो काम करना या उस काम से दूर रहना,
ठीक है ना, एब्सेंट रहना जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, कोई काम करना या कोई काम नहीं करना, ठीक है ना, वो किसकी डिजायर पर होना चाहिए, प्रोमिसर की डिजायर पर होना चाहिए। इफ इट इज डन एट द इंस्टेंस ऑफ अ थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, इट इज नो कंसिडरेशन। अगर आपने थर्ड पार्टी की डिजायर पर वो काम कर लिया, ठीक है ना, या विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर वो आपने काम किया या उस काम से दूर रहे, तो भैया वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव वाले केस में हुआ था। क्या हुआ था? द प्लांटिव बलदेव एट द डिजायर एंड रिक्वेस्ट ऑफ द कलेक्टर ऑफ द टाउन expended money in the construction of a market in the town. Subsequently, the defendant Durga Prasad and the or क्या लिखा हुआ है ये, और others occupied the shop in the market. Durga Prasad और जो others थे, ठीक है ना, they occupied the shops in the market. Since the plaintiff had spent money for the construction of the market, the defendant in the consideration thereof promised to pay to plaintiff a commission on the articles sold though their shop in that market. Defendant, however, failed to pay the promised commission. The plaintiff brought an action to recover the promised commission. It has held that they were not bound to pay as it was without consideration and hence void. कुछ समझ में आया? एक बार पढ़ो आप लोग इसको, काफी वर्ड्स यूज हुए हैं नए नए आप लोगों के लिए। केस पढ़िए एक बार वापस से, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का जो केस है, फिर मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करता हूं कि हुआ क्या। क्लियर बेटा? यस सर। पढ़ा आप लोगों ने? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आया होगा, आई नो दैट, क्योंकि लैंग्वेज वो इसी तरह से लिखी हुई है। प्लांटिव, डिफेंडर, कौन होता है प्लांटिव? हु इज द प्लांटिव? जब कोर्ट में केस किया जाता है तो हु इज द प्लांटिव एंड हु इज द डिफेंडर? लॉयर, The person who brings the case on the court. बचाता है वो ना। देखो, प्लांटिव का मतलब हो गया जो प्लांटिव डिमांड कर रहा है, जो प्लीड कर रहा है, जो कोर्ट से बोल रहा है कि मुझे न्याय दो, ठीक है, आई जस्ट नीड द सॉल्यूशन एंड आई जस्ट नीड दैट थिंग जो मेरी है, ठीक है ना। तो प्लांटिव कौन? जो प्लांटिव डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, प्लीड कर रहा है कोर्ट के अंदर, केस लगा रहा है, उसको बोला जाता है प्लांटिव, ठीक है। और जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है वो अपने आप को डिफेंड करता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, दैट्स व्हाई ही कॉल्ड डिफेंडर। आई बात समझ में है कि नहीं आई? अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. यस सर। ठीक है ना। तो जो हाँ, प्लांटिव सर। डिमांड कर रहा है, ठीक है ना, जो अपने आप को एक्यूज बता रहा है यहाँ पर, वो कौन होता है? प्लांटिव होता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखिए कि प्लांटिव जो डिमांड कर रहा है प्लांटी, और डिफेंडर कौन होता है? जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। अब इस केस लॉ में क्या हुआ समझिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक मार्केट बनाने की बात चल रही थी, ठीक है ना। एरिया की अगर बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर मार्केट कंस्ट्रक्ट करने के लिए कलेक्टर जो था सिटी का, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया किसके साथ? हमारे जो यहाँ पर बलदेव जी हैं,
उनके साथ, वही प्लांटिव है, प्लांटिव डिमांड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, और कलेक्टर ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट किस किसके बीच में हुआ बेटा? कलेक्टर एंड बलदेव। बिल्कुल। अब क्या होता है कि बलदेव जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मार्केट को कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करता है। अब इस मार्केट के अंदर कुछ छोटी छोटी शॉप्स हैं जो ऑलरेडी पहले से वहां पर सिचुएटेड थी, ठीक है ना। इनमें से एक शॉप थी हमारे किसकी? दुर्गा प्रसाद की। तो दुर्गा प्रसाद जी जो है वो शॉपकीपर है, ठीक है ना। और जब यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था इस मार्केट के अंदर, तो उस कंस्ट्रक्शन के काम को देख करके दुर्गा प्रसाद प्रॉमिस्ड टू बलदेव I will give you the commission on sale of the article by my shop in the new market। ठीक है ना। मुझे बताओ कि दुर्गा प्रसाद और बलदेव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है क्या? नो सर। नहीं है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर? अब क्या होता है कि मार्केट बन गया, कंप्लीटली तैयार हो गया। मार्केट कंप्लीटली क्या हो गया? तैयार हो गया और चालू भी हो गया। और दुर्गा प्रसाद ने क्या किया? वहां पर अपने आर्टिकल्स को सेल करना भी स्टार्ट कर दिया, है ना। अब क्या हुआ कि बलदेव ने दुर्गा प्रसाद से मांगा कमीशन। बलदेव हैव डिमांडेड दैट कमीशन फ्रॉम द दुर्गा प्रसाद, कि भैया आपने मुझे प्रॉमिस किया था, यू हैव प्रॉमिस्ड मी, कि आप मुझे वो कमीशन दोगे। दुर्गा प्रसाद ने बोला कि नहीं है भैया कोई कमीशन। मार्केट तो किसकी डिजायर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? किसकी डिजायर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था? कलेक्टर की डिजायर पर कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो क्या उसके लिए बलदेव जी जो है वो दुर्गा प्रसाद से कोई अमाउंट ले सकते हैं क्या? तो किससे ले सकते हैं? कलेक्टर से ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यही यहां पर कोर्ट ने बोला कि बलदेव जी का जो एक्यूजेशन है ऑन दी दुर्गा प्रसाद कि भैया ये मुझे कमीशन नहीं दे रहा है जो इसने प्रॉमिस किया था टू कंस्ट्रक्ट द मार्केट, तो भैया इसने तो नॉर्मली बोला था और वो तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था दोनों के बीच में। कंस्ट्रक्शन जो हो रहा था मार्केट का वो तो कलेक्टर की डिजायर पे हो रहा था, ठीक है ना। तो आप जो अपना कंसिडरेशन है वो कलेक्टर से ले सकते हैं, ठीक है ना, वहां पर शॉपकीपर से नहीं। तो कोर्ट ने उस केस को खत्म किया और बोला कि दुर्गा प्रसाद इज नॉट लायबल टू पे एनी कमीशन टू द बलदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? सर नहीं आई। नहीं आई? क्या समझ में नहीं आया बताओ? तो कलेक्टर से क्यों लेगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो किस किस के बीच में हुआ था? कलेक्टर और बलदेव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टू कंस्ट्रक्ट दैट मार्केट, ठीक है ना। किसके बीच में हुआ? कलेक्टर और बलदेव के बीच में हुआ था कि वो कलेक्टर के लिए मार्केट बनाएगा एंड कलेक्टर विल पे टू बलदेव, मतलब गवर्नमेंट पे करेगी बलदेव को। अब जब मार्केट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो दुर्गा प्रसाद ने बोला कि आप मेरी शॉप को बना रहे हैं, ठीक है ना, आप मेरी शॉप बना रहे हैं, दैट्स व्हाई आई विल पे यू द कमीशन व्हेनेवर
this construction will complete and I will sell the article from this shop. बाद में दुर्गा प्रसाद ने यहाँ पर देने से मना कर दिया कमीशन, बलदेव ने दुर्गा प्रसाद के ऊपर केस कर दिया टू गेट दैट कमीशन, ठीक है ना। तो ये मार्केट किसकी डिजायर पे बन रहा था, दुर्गा प्रसाद की डिजायर पे बनाया जा रहा था या कलेक्टर की डिजायर पे बनाया जा रहा था? कलेक्टर की डिजायर पर। ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो फिर कंसिडरेशन किससे डिमांड होगा, दुर्गा प्रसाद से डिमांड किया जा सकता है या कलेक्टर से डिमांड किया जा सकता है? कलेक्टर से। तो व्हाई द दुर्गा प्रसाद विल पे द कमीशन टू द बलदेव, जबकि इन दोनों के बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। आया समझ में बेटा? तो सर दुर्गा प्रसाद ने उसको क्यों कहा कि मैं दूंगा कमीशन? ऐसे ही जब वो काम कर रहा था तो वो बोला होगा उसके काम को देखते हुए कि भैया तुम मकान यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मार्केट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहाँ पर कमीशन दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो प्रॉमिसेस होते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं होता है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यू विल नॉट गेट दैट अमाउंट फ्रॉम द दुर्गा प्रसाद। आई बात समझ में? क्लियर बेटा? क्योंकि मार्केट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो तो कलेक्टर की डिजायर पे हो रहा है, दुर्गा प्रसाद की डिजायर पे थोड़ी ना होता। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। नाउ consideration may move from the promisee or any other person। कंसिडरेशन जो है वो मूव किया जा सकता है प्रोमिसी के द्वारा और किसी अदर पर्सन के द्वारा भी। प्रोमिसी खुद भी मूव कर सकता है और किसी और से भी मूव करवा सकता है। सो दैट अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अलाउड। It is an important line. A stranger to a consideration is allowed, but a stranger to a contract is not allowed. आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में एक पर्टिकुलर सिनेरियो समझाया था, तब भी मैंने यही चीज बोली थी, ठीक है ना। तो बताइए मेरे को कि इसका मतलब क्या हुआ। What is the meaning of a stranger to a consideration is allowed but a stranger to a contract is not allowed? Means third party can give the consideration but उसके साथ हम contract नहीं कर सकते। Nah, this is not. गलत इंटरप्रिटेशन है बेटा। और कोई? Anyone? Consideration can be moved by promisee himself or any other person. बिल्कुल, यहाँ तक तो यही आ Allowed रहा by है। promisee. बिल्कुल, इसका मतलब तो यही है, बट इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्लियर बेटा? कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर बोले अपन आगे हो। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पावर लगाओ ना यार, मजा तभी आएगा जब आप लोग चीजों को इंटरप्रेट करना स्टार्ट करेंगे। लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि प्रॉमिसी किसी और पर्सन के थ्रू कंसिडरेशन तो मूव करवा सकता है पर वो उसको कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं कर सकता। समहाउ थोड़ा बहुत आपने फिर भी ठीक पकड़ा है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए, इसको हम लोग एक केस के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा।
there are two persons, Mitali and Yukta. युक्ता आई है आज? No, sir. Now, Mitali and Yukta, there are two persons. Mitali ने ऑफर किया to sell his bike for 20,000. युक्ता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली बात है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन भी है, बाइक एंड द अमाउंट. ओके ना, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर दो पर्सन को और यहाँ पर जोड़ देते हैं. मिताली के साथ हम जोड़ते हैं यहाँ पर नीता को, और युक्ता के साथ ऋतिका को. ये दोनों थर्ड पर्सन है, ओके, थर्ड पार्टीज है. अब देखिएगा, युक्ता ने ऋतिका को बोला कि देखो बाइक तो डिलीवर हो गई थी, बाइक हैज डिलीवर्ड, ठीक है. ऋतिका ने क्या किया, युक्ता ने बोला ऋतिका को कि आप मिताली के घर की तरफ जा रहे हैं तो प्लीज गिव हर दैट 20,000 rupees टू मिताली. व्हाट इज दैट? ये क्या कहलाएगा बेटा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Consideration is allowed with the third person. कंसिडरेशन Allowed by the third person. बिल्कुल, कंसिडरेशन अलाउड बाय थर्ड पर्सन. तो कंसिडरेशन कैन मूव बाय द थर्ड पार्टी, सो दैट युक्ता के कहने पर ऋतिका ने 20,000 रुपए मिताली को जो पे किए, तो वो एक तरह से वैलिड कंसिडरेशन मूव हो गया. अब क्या होता है कि जो पैसा दिया गया, ठीक है ना, जो पैसा दिया गया उसके अंदर 3,000 रुपए के ₹3,000 के क्या थे? फोर्ज्ड नोट्स थे, नकली नोट थे, ठीक है ना. उसमें 3,000 के क्या थे? नकली नोट थे. नाउ नीता is suing a case या suing युक्ता for that क्या नीता के पास राइट है कि वो युक्ता के ऊपर केस कर सके फॉर दैट फोर्ज नोट्स? No, sir. No, sir. Why? Because the contract is between me and Yukta. Obviously बात है, this is the contract between the Mitali and Yukta and the Nita is a third party. सिंपल सी बात है. तो a stranger, Nita is a stranger to the contract. नीता क्या है? स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट है. तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशंस है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है ना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात मेरी?
मिताली और Yes, sir. युक्ता के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑब्लिगेशन और राइट भी इन दोनों की ही है, क्लियर। उसको एक्सरसाइज कोई भी थर्ड पार्टी नहीं कर सकती है। दैट्स व्हाई द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है ना, इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। थर्ड पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, शी इज द स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस नहीं कर सकती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? Yes, sir. दैट इज द Yes, sir. सिनेरियो के कंसिडरेशन के लिए तो स्ट्रेंजर अलाउड है, बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर अलाउड नहीं है, ठीक है ना। जो राइट एंड ऑब्लिगेशन जो है पार्टीज के, वो दोनों ही एक दूसरे को एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड पार्टी उन राइट और ऑब्लिगेशन को एक्सरसाइज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनके ऊपर केस नहीं कर सकती है। समझ में आ गया? क्लियर? Yes, यस sir. सर। ओके, हम इसको और अच्छे से कल डिस्कस करेंगे, आज टाइम हो चुका है क्लास का, सो विल डिस्कस इट बाय टुमारो क्लास। ओके, थैंक यू।